नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स सेकंड ग्रेड के लिए, जिसमें अपन पहले इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे अपन इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि वीडियो में आप दिखते नहीं हो, सिर्फ ये PDF ही दिखती है। तो बस एग्ज़ाम में ये PDF में से क्वेश्चन आते हैं, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा दिखना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा भी होगा, सारे क्वेश्चन लगभग अपने PDF में से आए हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। 20-20 मिनट के वीडियो से 3-3 4-4 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट उठ के आए। तो अपन पढ़ते हैं स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स। स्थिति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों अथवा पिंडों के संतुलन यानी इक्विलिब्रियम का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, स्थिति विज्ञान कहलाता है। गति विज्ञान में तो कण क्या कर रहा होता है, गति, और इसमें कण क्या होता है, स्थिर होता है। तो उसमें जो भी संतुलन में जो भी बल लगे हुए हैं, उन सबके संतुलन में की अवस्था में अपन जो भिन्न भिन्न परिस्थिति है उनका अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स। सबसे पहला पॉइंट आता है समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेज। जब एक पिंड पर क्रियाशील बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो तो वे बल क्या कहलाते हैं, समतलीय। यानी जो उस पर बल लग रहे हैं उनकी जो क्रिया रेखा है वो एक ही तल में स्थित है, तो वो कहलाते हैं समतलीय बल। संगामी बल, जब कण है वो एक कण है, उसके ऊपर जो क्रियाशील बल है वो क्या कहलाते हैं, संगामी बल। यानी एक ही बिंदु पर क्रियाशील जो बल है वो सारे क्या कहलाते हैं, संगामी बल। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, यदि किसी कण या पिंड पर क्रियाशील दो या दो से अधिक बल उसे विराम अवस्था में रखते हैं तब वे संतुलन में, यानी कोई भी कण है उस पर बल लग रहे हैं और उन सब की वजह से वो क्या है, संतुलन में है, गति नहीं कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं साम्य अवस्था। एक होता है बलों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, यानी बलों का योग। दो या दो से अधिक अपने को बल दिए हुए हैं तो उनका जो परिणामी बल है वो अपन कैसे निकालते हैं, और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, संयोजन। ठीक है। और यदि कोई परिणामी दिया हुआ है उसको दो भागों में कैसे तोड़ते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, वियोजन। ये आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि परिणामी को दो या दो से अधिक बलों में तोड़ते हैं उसको बोलते हैं वियोजन, और जब अपने पास में दो या दो से ज्यादा बल दिए हुए हो और उनका अपन परिणामी निकालते हैं उसको बोलते हैं संयोजन। तो विभिन्न दिशा में क्रियाशील बलों का परिणामी, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में यदि अपने पास में बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। जब किसी पिंड पर दो बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करे, यानी अलग अलग दिशा में काम कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए, किससे, समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जाता है। जो अपन, क्योंकि बल है वो क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का हमेशा एक नियम होता है कि सदिश राशि भी होती है जो समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करती है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, वेक्टर की। एक कण पर क्रियाशील दो बलों P और Q का परिणामी ज्ञात करना जब उनके मध्य कोण कितना हो, अल्फा। तो कोई भी दो बल दिए हुए हो जिनके बीच में कोण अल्फा हो तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। cos अल्फा क्या है, इन दोनों बलों के मध्य कोण है, इन दोनों P और Q के बीच में जो कोण है वो क्या है, अल्फा। और थीटा क्या है, परिणामी जो बल है, यानी R रिजल्टेंट का किसी बल के साथ कोण है। मान लीजिए यदि उसका P के साथ कोण थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर Q sin अल्फा अपॉन P + Q cos अल्फा। देखो इस फॉर्मूले में आप ध्यान रखें कि जब कोण P से हो, थीटा कोण है वो किससे है, P से, तो यहाँ पे क्या आएगा Q, और यहाँ पे भी Q आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा P। और यदि यही कोण है वो अपने पास में Q से होता तो यहाँ पे क्या आता P, और यहाँ पे क्या आता P, और यहाँ पे क्या आता Q। ये आप ध्यान में रखें कि जिस फोर्स से अपने पास में कोण बना रहा है रिजल्टेंट, उसके विपरीत वाला ऊपर आएगा और विपरीत वाला ही यहाँ आएगा। यानी अल्फा के जो कोस अल्फा और साइन अल्फा के गुणा में तो विपरीत वाला आता है, और जो अकेला आता है वो जिसके साथ कोण बन रहा है वो आता है। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए आप अप्लाई करो, तो उसमें ध्यान रखना है कि कौन सा Q पहले लिखा जाएगा या P पहले लिखा जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। पहले इसमें ध्यान रखने लायक बात है ये। तो इस तरीके से इनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। डायनेमिक्स में भी 2-4 क्वेश्चन मैंने इससे करवाए थे
कि बारिश का और इनका एंगल निकालना हो तो अपन इसका हेल्प लेते हैं, और ये होता है इनका रिजल्टेंट। अब देखो अलग अलग कंडीशन बनती है। जब दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया π/2, इस फॉर्मूले में π/2 रखोगे तो cos π/2 की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये। और tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 0, तो ये कितना आ जाएगा Q/P। तो ये अलग अलग कोणों की है, जब अपन cos की वैल्यू रखेंगे तो उससे आ जाएगा। जब दोनों बल एक ही दिशा में क्रियाशील हो तो अल्फा कितना हो गया 0, तो परिणामी कितना हो जाएगा भाई, दोनों एक में ही है तो दोनों जुड़ जाएंगे। भाई मैं भी इधर ही दिखा दे रहा हूँ, आप भी इधर ही धक्का दे रहे हो, तो इस वस्तु पे क्या होगा, दोनों का बल एक साथ लगेगा तो दोनों का जुड़ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि परिणामी भी इन्हीं की दिशा में होगा, दोनों बल सेम दिशा में है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में अपने को अधिकतम परिणाम का बल प्राप्त होता है, और अधिकतम परिणाम का बल कितना होता है P+Q। जब दोनों एक दिशा में हो तो उनका परिणामी अधिकतम आता है। जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हो तो परिणामी होता है P-Q या Q-P, यानी जो बड़ा होता है उसमें से अपन छोटा घटा देते हैं। भाई मैं इधर लगा रहा हूं बल और आप इधर लगा रहे हो, तो आपका यदि बल ज्यादा है तो क्या होगा, गति वो आपकी दिशा में करेगा, उसमें से मेरे वाला घट जाएगा। यदि मेरे वाला बल ज्यादा है और आप वाला कम है तो आप मेरे वाले बल में से आपका बल घटा दोगे तो गति इस दिशा में होगी। तो ये आपको देखना है कि कौन सा बल ज्यादा है, ज्यादा वाले में छोटा घटा दोगे तो जब एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक बल इधर लग रहा हो और दूसरा बल इधर लग रहा हो। थीटा इस कंडीशन में कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि परिणामी है वो इसी लाइन पे आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो कोण तो क्या बनना है 0 ही। यानी इस कंडीशन में अपने पास में न्यूनतम परिणाम का बल प्राप्त होता है कितना, P-Q का मोल। यानी P बड़ा होगा तो P में से घटाएंगे, Q बड़ा होगा तो Q में से घटाएंगे। जब दोनों बल समान होंगे तो अपन क्या कर देंगे भाई, P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। तो यहाँ पे P बराबर Q रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, P² 2P² + 2P² 2P² + 2P² cos अल्फा, ये हो जाएगा। 2P² बाहर आ जाएगा, फिर अपने पास में 1 + cos अल्फा का अपन फॉर्मूला लगा देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2P cos अल्फा। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा/2। कब, जब दोनों का परिमाण बराबर हो, यानी दोनों का परिमाण बराबर है तो रिजल्टेंट है वो इससे और इससे दोनों से बराबर कोण बनाएगा। और कितना कोण बनाएगा, जो दोनों के बीच में कोण है उनका आधा आधा। यानी मान लो ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। यदि ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। ठीक है। यदि तीनों बल बराबर आ जाए, यानी रिजल्टेंट भी बराबर आ जाए, P भी बराबर हो, Q भी बराबर हो, इसका मतलब ये तब संभव है जब अल्फा कितना हो, 120 डिग्री हो। यानी ये हो अपने पास में कोण की 120 डिग्री पे ये कोण लग रहा है मान लो, तो अपने पास में दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है और P और Q दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। या मान लीजिए P और Q के बराबर है रिजल्टेंट, तो अपने पास में अल्फा बराबर कितना होता है 120 डिग्री। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, बस वही अपने पास में परिणामी वाले फॉर्मूले, ये जो P² + Q² + 2PQ cos अल्फा, इसमें वैल्यू रखते जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अब आता है बलों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेज। यानी अब अपन क्या करेंगे, जो बल है परिणामी दिया हुआ है उसको अलग अलग घटकों के अंदर तोड़ेंगे। तो देखो एक होता है त्रियक वियोजन, ओब्लिक रिजोल्यूशन। तो ओब्लिक में क्या करते हैं, ओब्लिक में क्या होता है, P किसके बराबर होता है, R sin β/ sin अल्फा + बीटा। Q किसके बराबर होता है, R sin अल्फा / sin अल्फा + बीटा। जहां पे अल्फा और बीटा क्या है, बीटा है वो Q से कोण है परिणामी का, अल्फा है वो P से कोण है। अब देखिए जब भी P निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये तो परिणामी तो देखो दोनों में सेम है, नीचे sin अल्फा + बीटा यानी दोनों के बीच का एंगल अल्फा वो आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, sin बीटा। और बीटा किसका कोण है, देखो P निकाल रहे हो जब बीटा कोण किसका है, Q से, यानी विपरीत वाले का कोण लेना है। जब Q निकाल रहे हो तो अल्फा किसका कोण है, रिजल्टेंट का P के साथ कोण है। तो ये चीज का ध्यान में रखें इस फॉर्मूले में। तो अपने वियोजन कैसे निकालते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से निकालते हैं, जहां पे नीचे sin अल्फा + बीटा, ऊपर रिजल्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये जो sin बीटा है वो अपने पास में अपोजिट का लेते हैं। यदि P निकाल रहे हैं तो Q के साथ में आएगा रिजल्टेंट का कोण, यदि Q निकाल रहे हैं तो P के साथ में रिजल्टेंट का कोण आएगा। ये दोनों चीज आप ध्यान में रखें इन फॉर्मूलों के अंदर। एक होता है समकोणिक वियोजन। समकोणिक वियोजन का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का हो तो यहाँ पे अल्फा + बीटा कितना हो गया, π/2, तो ये कितना आ गया, P बराबर आ गया R cos अल्फा, और Q बराबर कितना आ गया, R sin अल्फा। भाई P बराबर तो ये आ गया R sin बीटा कितना हो गया, π/2 - अल्फा, π/2 - अल्फा कितना हो गया, cos अल्फा, और Q ये आप ध्यान में रखें। ठीक है। और वैसे भी मान लो P का निकालना है तो कौन कौन से का आएगा, दूसरे का आएगा।
तो साइन में 90 माइनस अल्फा रखोगे तो कितना आ जाएगा कोस अल्फा, और ये क्यू बराबर आ जाएगा आर साइन अल्फा। ठीक है, वैसे भी देखो तो ये अपने पास में त्रिभुज एंगल बन रहा है, तो ये अपने को दिया हुआ है आर, और ये अपने पास में क्या है लंब है, और ये अपने पास में कर्ण है, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा बराबर भाई ये कौन कितना अल्फा है, और ये अपने पास में आर है, तो ये इसके सामने वाला कैसा हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब अपने को निकालना क्या है आधार निकालना है, तो ये अपन किसका लगाएंगे कोस का लगाएंगे, कोस अल्फा बराबर आधार अपॉन कर्ण, तो अपने पास में ए बराबर कितना आ जाएगा के इंटू कोस अल्फा, यानी आर कोस अल्फा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। ये हो गया बलों का वियोजन और संयोजन, दो बलों का, जब दो बल है तो उनका संयोजन और वियोजन कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक प्रमेय है कि एक कण पर लगे दो बलों के किसी दी हुई दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग उसी दिशा में उनके परिणामी के वियोजित भाग के बराबर होता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि एक कण है, उस पर दो बलों के किसी दी हुई दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग उनके परिणामी के वियोजित भागों का बराबर होता है। यानी कोई ये दिशा दी हुई है तो उसमें अपन उनका जो दो बल लगे हुए हैं उनके अपन क्या निकालेंगे अलग अलग कंपोनेंट निकालेंगे, तो वो उनके परिणामी के वियोजित भाग होता है उसके योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई परिणामी है, अपने परिणामी का क्या किया एक्स दिशा में निकाला और वाई दिशा में उसका क्या निकाला अलग अलग निकाल लिया कि परिणामी का एक्स दिशा में ये आएगा घटक और वाई दिशा में ये आएगा। तो जो दो बल लगे हुए हैं उनका भी यदि अपन एक्स और वाई की दिशा में घटक का योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा इस परिणामी के बराबर घटकों के बराबर आएगा। ये चीज आपको प्रमेय ध्यान में रखनी। अब आता है कि एक कण पर लगे बलों का परिणामी, यानी दो से ज्यादा बल लग रहे हो तब, यानी F1 F2 Fn बल लग रहे हो और इनका परिणामी R हो, तो ये मान लो F1 है वो अपने पास में एक्स एक्स के साथ कोण कितना बना रहा है अल्फा 1, F2 कितना बना रहा है अल्फा 2, F3 कितना बना रहा है अल्फा 3 अल्फा n। तो इनका परिणामी निकालना हो तो R cos थीटा यानी x दिशा के अंदर अपने पास में परिणामी होगा F1 cos अल्फा प्लस F2 cos अल्फा 2 प्लस Fn cos अल्फा n। y दिशा में हो जाएगा R sin थीटा, रिजल्टेंट है रिजल्टेंट का, अभी ये जो अपन ने प्रमेय पढ़ी थी उसी प्रमेय का ये रिजल्ट है। ये रिजल्टेंट के क्या है एक्स दिशा में घटक है और ये वाई दिशा में घटक है, ये बाकी बलों का जो कंपोनेंट है उनके योग के बराबर होगा। तो ये F1 का इसकी दिशा में है, वाई की दिशा में, ये F2 का है, ये Fn का है, ये x दिशा में F1 का है, F2 का है, Fn का है, तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये आप दोनों ध्यान रखें। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, टेन थीटा हमेशा कितना होता है वाई अपॉन एक्स, आपको बताया था। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब मान लो ये बल है वो संतुलन में, संतुलन में कब होगा जब परिणामी बल क्या हो जीरो। भाई किसी कण पर अगर परिणामी बल लग रहा है फिर वो उस दिशा में क्या करेगा गति करेगा, तो संतुलन में तभी होगा जब परिणामी बल है वो कितना हो जाए जीरो, और परिणामी बल का जीरो मतलब ये बल वैल्यू क्या कर दो जीरो कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो तभी संभव है जब एक्स और वाई दोनों क्या हो जीरो, यानी इनके वियोजित भाग है उनका बीजीय योग है वो कैसा होना चाहिए जीरो होना चाहिए, एक्स में भी और वाई में भी, तभी वो बल है सब बल के कारण वो कण है वो क्या रहेगा संतुलन में रहेगा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूले अप्लाई करने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि वो आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें पी कहाँ लेना है और क्यू कहाँ पे लिखना है, और अल्फा कौन सा आएगा और बीटा कौन सा आएगा, बस वो ध्यान में रखना है। अब आता है लेमडा म्यू प्रमेय। यदि किसी कण पर ओ पर ओ ए, ये ओ ए दिशा में बल लग रहा है लेमडा ओ ए, ओ बी दिशा में लग रहा है म्यू ओ बी के अनुदिश लग रहा है, तो उनका जो परिणामी है वो ओ सी दिशा में निरूपित होगा लेमडा प्लस म्यू ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसा बिंदु होगा सी जहां पे लेमडा सी ए, लेमडा इंटू सी ए, देखो लेमडा इंटू सी ए बराबर होगा म्यू इंटू सी बी, ये वाला दिशा को म्यू से गुणा कर दो और इसको लेमडा से गुणा कर दो, दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। तो सी बिंदु अगर आपसे पूछे कौन सा होगा तो वो किसके बराबर होगा लेमडा इंटू सी ए बराबर म्यू इंटू सी बी, और जब इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी बराबर क्या आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू ओ सी वेक्टर। तो इसको बोलते हैं लेमडा म्यू प्रमेय, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको ये ध्यान में। एक कण पर लगे तीन बलों का संतुलन, तीन बल, ठीक है, तो ये है लामी प्रमेय। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल संतुलन में हो, यानी एक कण है उस पर तीन बल लग रहे हैं और वो तीनों संतुलन में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बल, यानी प्रत्येक बल बाकी दो बच गए, उनके बीच में कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। यानी F1 है वो बाकी दो कौन से हो गए F2 और F3 के बीच में कोण है वो अल्फा,
तो ये साइन अल्फा बराबर F2 है वो बाकी दो के बीच में, यानी F3 और F1 के बीच में कौन कितना है, बीटा। तो इनकी ज्या के अनुपात के बराबर होता है। और विलोम भी क्या है, सत्य है, यानी ये बराबर हो तो ये तीनों कण है वो क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। तो इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, इनका विलोम भी सत्य है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब तीन बल संयोजन में हो, तीन बल संतुलन में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। जहां पे अल्फा है वो बाकी दो जो फोर्सेज है उनके बीच में एंगल है, बीटा है वो भी बाकी दो में, और एक गामा भी। F3 ले लिया तो ये F1 और F2 के बीच में हो जाएगा, F2 ले लिया तो ये F1 और F3 के बीच में हो जाएगा, F1 ले लिया तो ये 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। तो ये अपन फॉर्मूला अपन ध्यान में रखेंगे कब, तीन बलों के संतुलन के लिए। अब दूसरा, यदि किसी बिंदु या कण पर कार्य करते हुए तीन बल इस प्रकार हैं कि परिमाण में उन्हें किसी त्रिभुज की भुजाओं से, उनका जो परिमाण है वो क्या है, त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित किया जाएगा। त्रिभुज की भुजा है, उनके अनुदिश उनका परिमाण है, तो तथा उनकी दिशा है वो उन भुजाओं के लंबवत है, यानी हर भुजा उसकी जो दिशा है वो इन भुजाओं के क्या है, लंबवत है, और परिणाम है वो इस भुजाओं के बराबर है। तो ये बल संतुलन में होंगे, ठीक है। तो ये बल कैसे होंगे, संतुलन में होंगे। ये त्रिभुज का नियम ध्यान में रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की से तीन बल हैं जिनको अपन किससे कर रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित कर रहे हैं, और ये तीनों बल कैसे हैं, जो त्रिभुज की भुजा है उनके लंबवत है, तो ये तीनों बल क्या होंगे, हमेशा संतुलन में होंगे। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आता है बहुभुज नियम। यदि किसी कण पर लगे बल किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से परिमाण तथा दिशा में निरूपित किए जाते हैं, यानी कोई भी बहुभुज है उसकी जो भुजाएं हैं उनमें क्रमागत, यानी कि पहला ये F1 लग रहा है, फिर ये F2 लग रहा है, फिर ये F3, फिर F4, F5, F6 ये लग रहा है, तो ये अपने पास में साम्य अवस्था में होंगे यदि और यदि इन सब का बीजीय योग है वो क्या हो, 0 हो। तो इसमें आप ये ध्यान में रखें, किसी बहुभुज में, यानी त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे से षटभुज हो चाहे से कोई भी बहुभुज, बहुभुज क्या होता है जिसमें भुजा होती है वो सब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी बहुभुज में क्रम है उनका क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये आपने P तो इस दिशा में लगा दिया और Q इसके विपरीत दिशा में लगा दिया, ऐसा नहीं। P भी इस दिशा में है तो Q भी इस दिशा में होगा, R भी इस दिशा में होगा, S भी इस दिशा में होगा, T भी इस दिशा में होगा, तो इन सब का बीजीय योग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे षटभुज है तो इन छह का योग क्या हो जाएगा, बीजीय योग 0 हो जाएगा, ठीक है। साम्य अवस्था में होंगे तब। तो मान लीजिए त्रिभुज में अगर ये P और Q दिए हुए हैं तो देखो ये इस दिशा में P है, इस दिशा में Q है, इस दिशा में R है, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये साम्य अवस्था में दिया हुआ हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुभुज नियम, ठीक है। इसके बाद में आता है समांतर बल। समांतर बल का मतलब होता है समदिश समांतर, लाइक पैरेलल फोर्सेज, एक ही दिशा में क्रियाशील समांतर बल क्या कहलाते हैं, समांतर मतलब होगा उनके बीच की जो दिशा है उनकी वो एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो, समांतर हो, यानी उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, समांतर हो, तो उन बलों को बोलते हैं समदिश समांतर बल। विपरीत समांतर बल का मतलब हो गया कि बल तो दोनों समांतर हो लेकिन एक बल तो इधर लग रहा है दूसरा अपोजिट साइड में लग रहा है, तो उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज या विपरीत समांतर बल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है समदिश समांतर बलों का परिणामी, यानी दो समान दिशा में है समांतर बल, तो उनका परिणामी क्या होगा। तो देखो P और Q क्या है, समांतर बल है, तो इनका जो परिणामी होगा वो तो भाई दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो P माइनस क्या हो जाएंगे, Q। तो ये कह रहा है समदिश यानी समान दिशा में है तो P और Q क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दिशा P Q के समांतर ही होगी, भाई मैं भी इधर ही बल लगा रहा हूँ, आप भी इधर ही बल लगा रहे हो, तो जो रिजल्टेंट है वो भी इधर ही लगेगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट का भी सेम रहेगा, P का भी सेम रहेगा, Q का भी। तो ये P Q के समांतर ही इनका क्या होगा, दिशा, परिणाम कितना होगा, P प्लस Q। अब इसमें मैन है क्रिया बिंदु C निकालना, कौन से बिंदु क्रिया C पर यह क्रियाशील होगा परिणामी। तो ये आप ध्यान में रखें, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कौन सा, P डॉट AC, यानी देखो P है उसी की साइड वाली दिशा, Q है उसी की साइड वाली दिशा BC, इन दोनों का गुणनफल है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि ये जो C बिंदु है वो AB को आंतरिक अनुपात में विभाजित करता है, AC अपॉन BC कितना हो जाएगा, Q अपॉन P। जब अनुपात होगा तो विपरीत हो जाएगा, देखो AC का अनुपात तो कितना है, AC तो ये वाला है, इसका अनुपात हो जाएगा Q और BC का अनुपात कितना हो जाएगा P। अनुपात जब भी हो जब तो क्या होगा, विपरीत होगा, और जब गुणा के रूप में लिखोगे तो सेम लिखोगे, P को AC से गुणा करोगे, Q को अनुपात में लिखा जाएगा तो AC का अनुपात तो होगा Q और BC का अनुपात होगा P। ये आप ध्यान में रखें। देखो इसमें बस यही ध्यान रखना है कहाँ P आएगा, कहाँ Q आएगा, कहाँ पे AC आएगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है।
और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब ये दोनों समांतर दिशा में होते हैं तो P बटा BC यानी P के ऊपर जो विपरीत दिशा वाली भुजा है उसका अनुपात बराबर Q बटा AC यानी कि विपरीत दिशा वाला जो भुजा है वो बराबर होता है P प्लस Q बटा BC प्लस AC यानी R बटा AB, R बटा A और B, ये बराबर होते हैं। ये आप ध्यान रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट ये अपने पास में एग्जाम में आ जाता है। अतः प्रत्येक बल अन्य दो बलों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। तो देखो आ गया भाई, अन्य दो के बीच में जैसे P बल है तो अन्य दो के बीच में दूरी कौन सी है? AC है भाई। देखो अन्य दो कौन से हो गए? R और Q हो गए भाई। P ले रहे हो तो अन्य दो कौन से हो गए? R और Q के बीच की दूरी के, तो ये RC आ गया। Q ले रहे हो तो Q के अन्य दो कौन से हो गए? R और P, तो उनके बीच की दूरी कितनी है? AC। R ले रहे हो तो अन्य दो कौन से हो गए? P और Q, उनके बीच की दूरी। तो याद करने का भी आपके एकदम लिखा हुआ है यहाँ पे, एकदम इजीली याद हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। यदि दो बल समान हो तो क्रिया बिंदु उनका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा भाई। बल समान हो गए तो अनुपात में P अनुपात Q कितना हो जाएगा? 1:1, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर BC हो जाएगा तो रिजल्टेंट उनके मध्य बिंदु पे लगेगा। तो यदि दो समान परिमाण के बल हो और वो दोनों समान दिशा में लग रहे हो समांतर, तो उनका जो क्रिया बिंदु है वो मध्य बिंदु हो जाएगा, अन्यथा वो P अनुपात Q में विभाजित करता है। जहां पे P है वो विपरीत में होता है, यदि AC लिया है तो AC के विपरीत दिशा वाला बल यहाँ आएगा Q, और यदि BC लिया है तो BC के विपरीत दिशा वाला बल आएगा P। बस ये ध्यान में रखना है, और गुणा में लिखो तो ऐसे लिखना है। और ये अन्य दो के मध्य के दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे लामी प्रमेय में उनके बीच में साइन ज्या के बराबर होता है, वैसे ही इनमें उनके बीच में दूरी के बराबर होता है। तो ये दूरी वाला आप जरूर ध्यान में रखें। अब आता है विपरीत बल, तो विपरीत बल का परिणामी कितना हो जाएगा? P माइनस Q, ठीक है। और अब इसमें जो क्रिया बिंदु होता है वो क्या करता है? बाह्य विभाजित करता है, किसमें? P अनुपात Q में। बस ये ध्यान में रखना है। बाकी वही गुणा में लिखो तो ये तो C आ जाएगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा? बाह्य अनुपात। और समांतर एक दिशा में थे तब आंतरिक आता था, यहाँ बाह्य अनुपात आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रिजल्टेंट क्या होगा? P माइनस Q, यानी बड़े वाले बल में से छोटे वाला घटा दोगे, और रिजल्टेंट की दिशा किस साइड में होगी? जो बड़े वाला बल है उसी की साइड में ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि AC का जो अनुपात है वो तो क्या होगा? Q, और अपने पास में BC का जो अनुपात है वो क्या होगा? P। क्योंकि भाई ये देखो दूरी क्या है? बड़ी है, तो ये अनुपात हो जाएगा P, और AC की दूरी कम है तो ये अनुपात Q, यानी विपरीत वाला ही आएगा अनुपात तो। लेकिन अपने पास में इसमें जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? P माइनस Q होगा, और जो दिशा है वो P के समांतर, यानी कि जो बड़े वाला बल है उसके समांतर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपने पास में इनको क्या करता है? बाह्य अनुपात में विभाजित करता है, Q अनुपात P में। बस ये अनुपात कौन सा पहले लेना है, कौन सा, ये आप देखते रहना, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, P बटा BC बराबर Q बटा AC, यानी कि अन्य दो के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर होती है? R/AB के बराबर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। P माइनस Q BC माइनस AC बराबर R बटा AB, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे P लिया तो P अन्य दूरी भी हो गई BC, जब Q लिया तो अन्य के बीच में दूरी हो गई AC, तो वो हो गया, और R लिया तो अपने पास में AB, तो ये तो अपने पास सेम ही रहेगा। यदि दोनों बलों का परिमाण समान है, तो ये समान है तो एक इस दिशा में लगेगा, एक इस दिशा में लगेगा, तो उस दिशा में क्या होगा? ये जो अपने पास में है ये क्या बना लेगा? बल युग्म बना लेगा। तो ये इसको बोलते हैं अपन कपल ऑफ फोर्सेज। जब दोनों क्या हो? समान परिमाण हो, दिशा क्या हो? विपरीत हो, और समांतर लग रहे हो, तो उसको बोलते हैं बल युग्म। ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद में आता है आघूर्ण। किसी पिंड पर क्रियाशील बल के अंतर्गत पिंड के एक नियत बिंदु के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति उस बल का उस बिंदु के सापेक्ष क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। यानी किसी भी पिंड कोई है, उसको किसी भी बिंदु के रिस्पेक्ट में किसी बल से अपन क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, तो उसको वो क्या कहता है? उसका सापेक्ष आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट। यदि बल F है वो AB की दिशा में कार्यरत है, AB की दिशा में कार्यरत है, ठीक है, तो बल F का क्रिया बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, तो आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण क्या होगा? क्रिया बिंदु के बीच की दूरी, भाई क्रिया बिंदु की उस जिस दिशा में बल लग रहा है उनके बीच की दूरी, और उनटू अपने पास में फोर्स, उनका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये कितना हो गया? OA वेक्टर, OA वेक्टर इंटू क्रॉस F वेक्टर बराबर कितना हो गया? 2OAB का क्षेत्रफल। यानी जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? 2 गुणा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने पास में आघूर्ण होता है O, लंबवत दूरी जो देखते हैं अपने पास में OM इंटू बल
और इनके बीच में कोण साइन, जो भी अपने पास में कोण बन रहा है अपने पास में, तो वो ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ये किसके बराबर होता है, ओ ए क्रॉस एफ वेक्टर के, क्योंकि ओ ए वेक्टर क्या है अपने पास में, ओ एम साइन अल्फा ही तो है, तो ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, 2 गुणा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये आप ध्यान में रखें, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आगुण, आगुण दिया हुआ है मान लो साइड में, तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल पूछ ले तो 2 का भाग दे दोगे इसमें। आगुण दिया हुआ है, आगुण पूछे, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। तो आगुण होता है वो 2 गुणा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना है। अब आता है वेरिग्नन प्रमेय। एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील कई समतलीय बलों का इनके समतल में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष इनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो बस ये आप ध्यान रखें कि मान लीजिए अलग अलग बल लग रहे हैं, तो उनका जो अपने पास में आघूर्ण है, उन सब आघूर्णों का बीजीय योग, उनका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उसका आघूर्ण निकाल लो, उसके बराबर होता है। यानी अलग अलग का निकाल के रिजल्ट कर लो, और यह रिजल्टेंट पहले बल निकाल लो और उसका निकालो, दोनों बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका है वेरिग्नन प्रमेय। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि समतलीय बलों के एक निकाय साम्य अवस्था में है, यानी जो बल लग रहे हैं उसकी वजह से निकाय साम्य अवस्था में है, तो इस तल में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजीय योग कितना होगा, 0, क्योंकि रिजल्टेंट कितना है, 0 है। रिजल्टेंट 0 है तो रिजल्टेंट का जो अपने पास में आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, 0। और बाकी सारे बलों का जो होता है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट के भी बराबर होता है, तो बीजीय योग कितना हो जाएगा, 0। वेरिग्नन प्रमेय का रिजल्ट है ये। तो यदि समतलीय बलों का निकाय उसके तल में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 है, भाई आघूर्णों का योग 0 है, तो परिणामी 0 होगा या परिणामी की क्रिया रेखा उस बिंदु से गुजरेगी। तो मान लीजिए अब जितने भी आघूर्णों का जो योग आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो परिणामी 0 है, यानी जो बल है उनका रिजल्टेंट है वो क्या है, 0 है, या क्या है वो उस क्रिया रेखा से उस बिंदु से गुजरेगी। क्रिया रेखा उस बिंदु से गुजरेगी, उसकी जो बल लग रहा है वो, तो उनके बीच में साइन अल्फा कितना हो गया, 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये या तो उस क्रिया रेखा से गुजरेगी या उनका परिणामी 0 होगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट दे दे तो अधूरा दे दे, मान लो कि परिणामी बीजीय योग 0 है तो उसका परिणामी 0 होगा, मान लो ये क्रिया रेखा वाली लाइन हटा दे, तो वो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। या तो परिणामी 0 होगा या क्रिया रेखा उस बिंदु से गुजरेगी, यानी दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो परिणामी दोनों में से एक लागू होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद करने हैं कि यदि एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, तो रेखा ओ ए ओ बी तथा ओ सी के अनुदिश, यानी ये कोई त्रिभुज है एबीसी है, ठीक है, तो ये कोई बिंदु है ओ, तो ओ ए ओ बी और ओ सी, इसके अनुदिश अपने पास में बल लग रहे हैं पी क्यू आर, वो संतुलन में होंगे। कब, यदि ओ अंतः के अंदर है तो इस पी क्यू आर का अनुपात हो जाएगा cos a/2 cos b/2 cos c/2। यदि लंब के अंदर है तो अपने पास में P अनुपात Q अनुपात R है, वो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। या अब आपको पता ही है A किसके समानुपाती होता है, साइन A के, साइन B साइन C के, इसलिए अपने पास में होता है साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन साइन B बराबर साइन C अपॉन C। तो ये आप वहां से आपके पास में रिजल्ट है। परी के अंदर हो तो ये होता है साइन 2A साइन 2B और साइन 2C। अब ये आपको मैंने कहा लिखा है, इस साइन 2A को आप लिख सकते हैं 2 साइन A कोस ए, तो साइन ए की जगह तो मैंने क्या लिख दिया ए, और अब कोस ए का फॉर्मूला लगा दिया, वो कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बी सी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। फिर ये नीचे बी सी आ गया और ऊपर ए आ गया। अब इस पूरे अपन क्या करेंगे, इसको अनुपात को ए बी सी से गुणा कर देंगे, तो ये बी सी से कट जाएगा, ए बचेगा, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर। ये इस तरीके से भी अपन इनको लिख सकते हैं, याद करने हैं आपको। यदि केंद्रक हो तो ये अनुपात होता है ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना। 3 समदिश समांतर बल पी क्यू आर किसी त्रिभुज के शीर्षों पर क्रियाशील है, तो उनका परिणामी, यानी 3 अपने पास में बल है, 3 अपने पास में क्या है, बल है। जैसे मान लीजिए ये बल है और वो उसके शीर्ष है, यानी पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, शीर्षों के अनुदिश क्या है, लगे हुए हैं, तो उनका जो परिणामी है वो त्रिभुज के, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो त्रिभुज के केंद्रक से गुजरेगा, केंद्रक से गुजरेगा जब P बराबर Q बराबर R हो। अंतः के अंदर से गुजरेगा यदि P Q R का अनुपात क्या हो, ABC हो। यदि लंब के अंदर से गुजरेगा यदि इनका अनुपात क्या हो, tan A tan B tan C। और यदि परी के अंदर से गुजरेगा तो होगा sin 2A sin 2B sin 2C। तो ये आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, यहाँ एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः त्रिभुज की 3 भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है, तो ये त्रिभुज है, वो उसकी दिशाओं, देखो ये तो किस में थे, उनके शीर्षों पर क्रियाशील है, भुजाओं के अनुदिश, इसके अनुदिश पी है, इसके अनुदिश क्यू है, इसके अनुदिश आर है, क्रियाशील है, तो उनका परिणामी परिकेंद्र से गुजरेगा यदि पी कोस ए प्लस क्यू कोस बी प्लस आर कोस सी, परिणामी अंतः केंद्र से गुजरेगा यदि पी क्यू आर 0 हो, लंब केंद्र से गुजरेगा यदि पी सेक ए पी सेक बी क्यू, तो ये देखना पी की जगह लिख देना यहाँ पे आर और यहाँ पे लिख देना क्यू। ठीक है, इसके बराबर हो तो ये अपने पास में ही हो जाएगा। उनका परिणामी केंद्रक से गुजरता है यदि पी कोसेक ए क्यू कोसेक बी प्लस आर कोसेक सी बराबर 0। अंतः केंद्र और केंद्रक दोनों से गुजरे जब कंडीशन हो जाएगी ये वाली, पी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, क्यू अपॉन बी इंटू सी माइनस ए, आर अपॉन सी इंटू ए माइनस बी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों से गुजरे तो ये आ जाएगा कोसेक बी माइनस कोस बी माइनस कोस सी माइनस कोस ए माइनस कोस। ये सारे आपको याद करने हैं, तो ये याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कई बार आपको इनमें क्या कर दे, एंगल भी दे दे कि त्रिभुज के एंगल, मान लो त्रिभुज के कोण ये है, तो फिर भी ये आपको ये पूछ सकता है, तो आप इसमें कोण की वैल्यू रख दोगे, आपको याद होंगे। तो हो सकता है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे दे, तो लंबाई आप चेक कर लोगे कि इनका अनुपात क्या आ रहा है। यदि आप अनुपात चेक करोगे तो ये इस अनुपात में आ रहा है, तो वो अंतः केंद्र और केंद्रक से गुजरेगा। यदि वो एंगल से निकाल लोगे, भाई भुजाओं की लंबाई आ जाए तो उससे एंगल भी निकाल सकते हो आप, कोस थीटा आ जाएगा, कोस आ जाएगा, फिर ये सेक और ये भी आप फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपन इसकी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। अब अपन सोल्व करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि दो बराबर बल एक कण पर क्रियाशील, बराबर का मतलब हो गया P बराबर Q, ये पहली चीज आपने लिख ली। उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, उनके परिणामी का वर्ग उनके गुणनफल के 3 गुने के बराबर है यदि उनका परिणामी का मतलब रिजल्टेंट वर्ग उनके गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। गुणनफल का मतलब हो गया P और Q का गुणनफल, और किसके 3 गुना के बराबर, यानी कि 3Q के बराबर है। P और Q बराबर है तो R बराबर क्या हो गया, 3P स्क्वायर हो गया। R बराबर कितना हो गया, 3P स्क्वायर। अब अपन R स्क्वायर कितना होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। P और Q बराबर है तो मैंने ये लिख दिए। R स्क्वायर किसके बराबर है, 3P स्क्वायर के, कैलकुलेशन कर ली तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन एकदम। दूसरा वही कि P और Q का परिणामी किसके बराबर है, P के, तो P के बराबर कर दिया। यदि P को दुगुना कर देंगे तो P बराबर क्या लिख देंगे अपन, 2P लिख देंगे, और Q अपरिवर्तित यानी Q सेम रहेगा। तो सिद्ध कीजिए कि नया परिणामी Q के लंबवत होगा तथा उसका परिमाण ये होगा। तो लंबवत के लिए तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा निकाल लेंगे। Q के लंबवत होगा तो अपन यहाँ पे एंगल कौन सा लेंगे, Q वाला लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा लेंगे, Q के लंबवत है, यानी Q से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे ऊपर एंगल कौन सा आएगा, P, पहले क्या लेना पड़ेगा, P साइन अल्फा अपॉन Q से निकालना ना एंगल, तो यहाँ Q प्लस P कोस अल्फा, ये हो जाएगा। ये इस चीज का ध्यान रखना बस कि जब भी अपने को एंगल जिससे दिया हुआ है उसके विपरीत वाला यहाँ पे आता है, ये आपको ध्यान में रखना होता। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ से अपने पास पहली कंडीशन आ गई कि यदि P स्क्वायर के बराबर है रिजल्टेंट, तो ये आ गया पहली इक्वेशन। अब क्या कर रहा है, P को दुगुना कर रहा है तो दुगुना कर दीजिए आप भी, और इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। Q को अपरिवर्तित रखना है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। अब मैंने क्या किया, Q स्क्वायर जोड़ दिया और Q स्क्वायर घटा दिया, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से ये अपने पास में Q प्लस 2P कोस अल्फा की वैल्यू 0, ये 0 रख दी, तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना, ये Q स्क्वायर जोड़ा और घटाया है, इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान में रखने वाली। अब यदि नया परिणामी Q के साथ क्या बनाता है, थीटा कोण, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2P साइन अल्फा। देखो नया परिणामी बना रहा है, तो नया परिणामी के समय एंगल अपने पास जो बल है वो कौन कौन से हैं, 2P और Q है। तो यहाँ पे आप P मत लिख देना, क्योंकि अब इस टाइम जो अपने पास बल है वो क्या है, 2P है। तो 2P साइन अल्फा Q प्लस 2P कोस अल्फा, ये कितना है, 90 है, तो यहाँ पे 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि 2P साइन अल्फा, ये इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, यानी नीचे वाली क्वांटिटी तो 0 होनी चाहिए, ये तो 0 है पहले से ही है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1। तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, π/2। तो ये इस तरीके से अपन इसके बीच का एंगल सिद्ध कर सकते हैं कि ये π/2 है। अब देखो ये दिया हुआ है कि दो बलों का परिणामी है वो R है, तो ये R लगा दिया फॉर्मूला परिणामी का। अब क्या कर रहा है, Q को दुगुना कर रहा है, तो Q को दुगुना कर दीजिए, तो R भी दुगुना हो जाता है, तो मैं R को भी दुगुना कर देता हूँ, और Q को, तो ये फॉर्मूला हो गया।
अब क्या कह रहा है, क्यू को विपरीत कर देते हैं। क्यू को विपरीत करने का मतलब है क्यू की जगह माइनस क्यू रख देंगे, तो क्यू की जगह मैंने माइनस क्यू रख दिया तो यहाँ भी माइनस आ गया। आर दुगुना हो जाता है तो आर को दुगुना कर दिया। अब आ गई मेरे पास में 3 इक्वेशन, ठीक है, किसमें आ गई, आर में, पी में, क्यू में। तो अब आपको पता ही है कि ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में 3। तो मैंने क्या कर लिया, इनको पी क्यू, भाई अब ये जो कोस अल्फा वाली चीजें इनको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, और सिर्फ इक्वेशन ले आया मैं आर, पी और क्यू में। भाई इक्वेशन को जोड़ बाकी करके मैंने सिर्फ आर क्यू में लिया, 2 इक्वेशन बन गई आर और क्यू में, क्योंकि मेरे को अनुपात निकालना था पी क्यू आर में। अब इनको आप सोल्व करना आता ही है आपको। अपने पास में पी स्क्वायर बराबर बटा ये आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा ये आर अनुपात आ जाएगा, ये पी क्यू का कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद भी रख सकते हैं। ये अनुपात आपको मैं उम्मीद करता हूँ निकालना आता ही होगा। भाई आप दोनों तरफ लिया हो इक्वेशन, ये क्या हो गया, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन है। तो जब r का लेते हो तो अन्य कोफिशिएंट कितने हैं, 2 और 2, इसके और इसके कोफिशिएंट कितने, 1 और 2। तो ये हो गया 2 में से 2, 2 को 2 से गुणा करो 4, माइनस किया 1, ठीक है। और ऐसे ही आर के ले लोगे अपन तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 2। ऐसे ही क्यू का लोगे तो बाकी 2 कोफिशिएंट ले लोगे। ये अपन 8वीं क्लास में नॉर्मल करते आए हैं, वही चीज़ यहाँ पे करिए। ऐसे ही अपने पास में पी का ले लोगे तो इनके नीचे ये अनुपात आ जाएंगे, इनको सोल्व कर लो तो अनुपात अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी कण पर लगे 2 बल पी और क्यू का परिणामी q√3 है, ठीक है। यदि P की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये P है, इससे किस परिणामी है वो q√3 है, वो कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि P बराबर Q है। अब देखो कोण की बात आ गई तो सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, सूत्र कौन सा, वो tan थीटा वाला लगाने की सोचते हो मान लो, तो tan थीटा वाला लगा दीजिए। मान लीजिए तो tan 30 की वैल्यू आ गई बराबर बल आ गया P। तो अब देखो P से बना रहा है तो कौन कौन लेना पड़ेगा अपने को, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो अब देखिए अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल अपने को नहीं पता, तो अल्फा अननोन हो गया। ना अपने को Q का पता ना P का पता, तो P भी अननोन हो गया, Q भी अननोन हो गया। तो यहाँ से अपने पास में कोई अल्फा भी आ रहा है ना इस इक्वेशन में, तो इसलिए अपने पास में यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने पास में क्या नहीं है, अल्फा नहीं है। तो सबसे पहले अपन रिजल्टेंट से अल्फा निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन फिर यहाँ पे अपन अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। रिजल्टेंट है वहां से अपन क्या कर लो, वहां से सोल्व कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इजी है, किससे सूत्र सोल्व हो जाएगा, कोसाइन सूत्र से सोल्व हो जाएगा। भैया ट्राइंगल बन गया, मैं इस ट्राइंगल में क्या लगा दूंगा, एबीसी में कोसाइन सूत्र लगा दूंगा। ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। तो ये वाला लगा दिया मैंने, फिर यहाँ वैल्यू रख दी, तो ये अपने पास में आ गया p बराबर q या p बराबर 2। तो ये कोसाइन से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। और यदि इस फॉर्मूले से सोल्व करते हो तो यहाँ पे अपने को अल्फा चाहिए होगा, अल्फा चाहिए होगा तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा किसे निकालोगे, रिजल्टेंट वाली कंडीशन लगाओगे आर स्क्वायर और कैलकुलेशन करोगे, बहुत लंबी जाएगी। इसलिए मैंने छोटा करने के लिए क्या कर लिया, सिर्फ कोसाइन सूत्र से ही काम में। तो जब अपना छोटे से काम हो रहा है तो बड़ा क्यों करें, उसमें 2-3 स्टेप में सोल्व करना पड़ेगा। यदि एक बिंदु का परिणामी है वो अल्फा कोण बनाते हो, तो ये कंडीशन लगा दी मैंने, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये वाला ये किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये परिणामी है तो ये हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये क्या करा, इनके बीच में 90 माइनस अल्फा, तो मैंने 90 माइनस अल्फा लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली 2pq कोस अल्फा की। दूसरी इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाल ली 2pq साइन अल्फा की। दोनों में क्या दे दिया, डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो अपने पास में आ गया साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बराबर m-1 बटा m+1। भैया ये अपने पास में फॉर्मूला, इनको सोल्व कर सकते हो आप। a-b का स्क्वायर खोल लीजिए, फिर -1 कर दीजिए, तो ये अपने पास में ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्व कर लेना, इजीली हो जाएगा। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाया परिणामी का। 2 बलों का अधिकतम परिणामी कितना होता है, p प्लस क्यू। न्यूनतम परिणामी कितना होता है, p माइनस क्यू। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपने पास में दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे अधिकतम परिणामी p दिया हुआ है, तो अपने को ये p और q क्या मानने पड़ेंगे, f1 प्लस f2। अगर p q माने तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो p कितना दे रखा है, f1, q बराबर कितना दे रखा है, ये तो अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या निकाल लेंगे, f1 और f2 निकाल लोगे। भाई दोनों को जोड़ोगे तो 2f1 बराबर p प्लस क्यू। तो यहाँ से f1 बराबर आ गया p माइनस क्यू, घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो f1 और f2 की वैल्यू आ गई अपने पास में ये। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस बीटा। f1 f2 की वैल्यू रख दी, f1 f2 की वैल्यू रख के इनके जोड़ बाकी मैंने सोल्व कर लिए। अब मैंने ये p स्क्वायर वाले एक तरफ ले लिए और q स्क्वायर वाले एक तरफ ले लिए, फिर ये 1 प्लस कोस बीटा और 1 माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला लगा दिया।
तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया ये। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। किसी त्रिभुज ओ पर 3 बल लगे हुए हैं और आर है वो क्लियर है तीनों बल, तो ये आर है इनका परिणामी है। तो ये अपने पास में P बटा ओ ए प्लस Q बटा ओ बी बराबर कितना होगा, R बटा ओ सी, इससे लेमडा म्यू प्रमेय से। देखो बहुत छोटा सॉल्यूशन है इसका। P बराबर कितना हो गया, लेमडा ओ ए, भाई P बराबर कितना हो गया, लेमडा ओ ए, Q बराबर कितना हो गया, लेमडा ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लेमडा की वैल्यू तो आ गई P बटा ओ ए और म्यू की वैल्यू आ गई क्यू बी। लेमडा म्यू पर से R बराबर कितना होता है, लेमडा प्लस म्यू इंटू ओ सी। ये तो बताया था आपको कि लेमडा प्लस म्यू ओ सी वेक्टर बराबर किसके होता है, रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो ये आप मैंने लिख दिया। अब यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू लिख दी, तो ये आ गया लेमडा म्यू पर में से। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया ये। इस तरीके से अपने क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम। यदि किसी कण पे 2 बल लगते हैं, पी क्यू का परिणामी आर है, तो ये आर का फॉर्मूला लगा दिया। ये कह रहा है क्यू को दुगुना कर दिया जाए तो नया परिणामी पी के साथ समकोण। अब कोण की बात आई है तो अपने को एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन थीटा। किसके साथ में बना रहा है, पी के साथ में, तो फॉर्मूला कैसा लगेगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस कोस अल्फा इंटू क्यू। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, क्यू को दुगुना, यहाँ कितना आएगा, दुगुना करना पड़ेगा, फिर टू क्यू लिखना पड़ेगा, पी के साथ समकोण बनाता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में टेन थीटा। तो सिद्ध करो क्यू बराबर आर है। तो देखिए यहाँ से अपने 90 डिग्री लिख दिया। 90 डिग्री से अपने पास में कितना आ गया, पी प्लस क्यू कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, परिणामी आर स्क्वायर बराबर कितना था, ये आर स्क्वायर बराबर ये था। तो मैंने क्या किया, पी स्क्वायर ये वाली जो टर्म है वो और ये वाली टर्म दोनों को एक साथ ले लिया। अब इसमें से पी मेरे पास बाहर आ गया तो ये बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू, यानी आर बराबर क्या आ गया। तो ये देखो इस तरीके से अपन इन चीज़ों को यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एंगल की बात आते हैं, एंगल का फॉर्मूला लगाया, वहां से जो कंडीशन आई उसको परिणामी में रख दिया, सोल्यूशन हो गया। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, बहुत इजी मतलब ये सबसे इजी चैप्टर है ये, स्टैटिक और डायनेमिक्स। आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं इनके, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के तो आंसर याद ही हो जाते हैं इनके। कुछ थ्योरी, सबसे कम थ्योरी है, आप लगभग 2 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो आराम से। कौन, 2 अल्फा पर कार्य करते हुए 2 बराबर बल, बराबर है तो पी और क्यू क्या मान लो, बराबर। ठीक है, कोण कितना है उनके बीच में, 2 अल्फा, उनके परिणामी बल का दुगुना है, जब उनके बीच का कोण कितना है, 2 बीटा, यानी कि 2 अल्फा कोण है तब आर है, और 2 बीटा है जब उसका क्या है, आर डैश है, तो आर किसके बराबर है, 2 आर डैश के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, उनके परिणामी बल का दुगुना कब, जब 2 बीटा उनके बीच में कोण हो। तो 2 बीटा है मान लो, उस टाइम आपने रिजल्टेंट मान लिया आर डैश, और 2 अल्फा कोण है तब मान लिया आर है, तो आर डैश किसके बराबर हो गया, 2 आर डैश किसके बराबर हो गया, आर के, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, पी और क्यू बराबर है, तो मैंने पी और क्यू को बराबर रख दिया, जोड़ बाकी कर लिए, सॉल्यूशन कर लिया। अब कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया, तो यहां से क्या आ गया, कोस अल्फा बराबर 2 कोस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किग्रा भार के बल के घटक किए जाते हैं। ठीक है, घटक कर देते हैं, जब उनमें से एक उसी दिशा के एक और 60 तथा दूसरी ओर 90 डिग्री का कोण बना है। एक और कितना कोण बना रहा है, 60, और दूसरी ओर कोण कितना बना रहा है, ये 90। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स है आर, इसके घटक करते हैं तो एक और कोण कितना है, 60, और दूसरी ओर कितना है, 90। तो फॉर्मूले लगा दिए, पी बराबर ये होता है, क्यू बराबर ये होता है, वैल्यू रख दी इनकी। 10 केजी का भार था आर का, रिजल्टेंट दे रखा था आर, तो आर की वैल्यू 10 लिख दी, तो ये पी बराबर आ गया 10 और क्यू बराबर आ गया 10√3। और वैसे भी ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए भाई, दोनों बीच में कोण कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस अल्फा, दोनों बीच में कोण कितना है, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 कोस 150। तो उससे भी आप ये चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। ये दिया हुआ है, उनका परिणामी का योग n गुना है, 2 बलों का जो परिणामी है वो उनके योग का n गुना है। योग का योग हो गया p प्लस क्यू, और इसका क्या है, n गुना, किसके बराबर है, r के, n गुना किसके बराबर है, r के, तो परिणामी इसके बराबर है। ठीक है, इन बलों के साथ क्रमशः कोण अल्फा और बीटा बनाता है। तो ये अपने पास में परिणामी हो गया r, ये हो गया p और ये हो गया q। p के साथ कोण बना रहा है अल्फा, q के साथ कोण बना रहा है बीटा, और एक ये रिजल्ट है और एक ये। अब इन दोनों का यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही अपने पास p किसके बराबर होता है, इसके, q किसके बराबर होता है, इसके। ठीक है, तो p प्लस क्यू, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है n इंटू पी प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, जोड़ बाकी कर लीजिए यहाँ से। फिर ये साइन 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए,
तो इधर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इधर साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये अपने पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन है। अब ये वही देखो, पी और क्यू किसी बिंदु पर लग रहे हैं, तो पी क्यू आर संतुलन में है, ठीक है भाई। पी और क्यू के बीच का कोण पी और आर के बीच के कोण का दुगुना, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर बराबर ये। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक बल बिंदु पे कितने कोण लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं, ठीक है। अब ये कोण दिया हुआ था, मान लीजिए आर और पी के बीच में अल्फा है, तो ये दे रखा था क्यू और पी के बीच में इसका दुगुना यानी 2 अल्फा। टोटल कोण कितना होता है 360, तो ये कोण कितना हो जाएगा 360 माइनस 3 अल्फा। 3 बल संतुलन में आते ही प्रमेय ध्यान में आती है लामी, बताया था आपको, तो लामी प्रमेय लगा दी मैंने, ठीक है। अन्य दो के बीच का एंगल ले लिया, तो ये यहां से आ जाएगा ये। अब पहले दो को लोगे तो एक कंडीशन आ जाएगी, दूसरे दो को लोगे तो साइन भाई साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ साइन कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा कट जाएगा, काट दो, तो ये अनुपात आ गया है अपने पास में, ठीक है, ये अनुपात आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो पहले दो को लोगे तो अपने पास में एक तो ये आ जाएगा, दूसरे दो को लोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो आर स्क्वायर बराबर क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू प्लस 4 क्यू कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। मैंने क्यू जोड़ दिया और क्यू घटा, एक क्यू तो बाहर ले लिया यहाँ से, अब इसमें एक क्यू जोड़ दिया और घटा दिया। क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, इस वजह से कि मेरे को ये वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पे, क्योंकि आंसर में मेरे को पी दे रखा है, तो इसकी जगह मैंने पी रख दिया, तो ये अपने पास में आर स्क्वायर बराबर आ गया। मैंने लामे प्रमेय लगाई, फिर कैलकुलेशन करी, और फिर पहले दो भिन्न को ले लिया और लास्ट दो भिन्न को ले लिया, तो वहां से ये आ गया। देखो इन क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन करना है वो आपको सीखनी है कि कैसे क्यों जोड़ रहा हूँ, कहाँ पे घटा रहा हूँ, तो ये चीजें तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। एक पिंड जिसका भार क्या है डब्ल्यू है, ठीक है। चिकने नत्तल, नत्तल का मतलब होता है ये ऐसे झुका हुआ, इस पे कोई एक कण है अपने पास में, ठीक है। वो पी बल द्वारा रुका हुआ है, तो पी बल द्वारा रुका हुआ मतलब इस पे अपन ऐसे पी बल लगा रहे हैं, इस पे ऐसे यहाँ पे कोई जो वस्तु है उस पे, तो जिसकी वजह से ये ठहरा हुआ है। यदि समतल क्षैतिज के साथ में, तो ये समतल अल्फा कोण बनाता है, तो ये अल्फा है, तो देखो ये समांतर बल है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक है। ये अल्फा हो गया, तो ये पूरी लाइन सीधी है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये जो डब्लू लगता है भार हमेशा क्या लगता है नीचे की ओर, तो ये भार है, ठीक है। ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया भाई, ये भार है तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। और एक यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या लगता है लंबवत, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो देखो ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास में, ये एंगल आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा। तीनों एंगल आते हैं अपन क्या लगा देंगे, लामी प्रमेय लगा देंगे, तो लामी प्रमेय तीनों एंगल भाई ये अपने पास में इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, ये फिर लामी प्रमेय लगा दी, लामी प्रमेय लगाते ही अपने पास में इन दोनों को अपन लेंगे, तो यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स पी डब्ल्यू, ठीक है। आ गया ना समझ में। भाई ये देखो ये कौन कितना हो गया टोटल 90 प्लस अल्फा, तो आर के लिए एंगल कितना जाएगा 90 प्लस अल्फा, ठीक है। ये कौन हो गया 90 प्लस अल्फा, और ये हो गया 90 माइनस अल्फा प्लस 90 कितना हो गया 180 माइनस अल्फा, और ये कौन कितना है 90 है, तो ये 90 आ गया, तीनों के बीच के एंगल आ गए और वो सॉल्यूशन कर लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई पी और डब्ल्यू के बीच में एंगल कितना है 90 है, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा प्लस 90 180 माइनस अल्फा हो गया, ये है 90 प्लस अल्फा, तो मतलब एंगल आ गया, फिर लामी प्रमेय लगा दीजिए। तीन बल की बात आते ही लामी प्रमेय लगानी है। 60 केजी भार का एक पिंड 9 मीटर तथा 12 मीटर लंबी दो डोरियों से लटका हुआ है, तो दो डोरी ऐसे होगी, एक ये होगी एक ये होगी, और इनसे एक बल लटके, यानी 3 बल हो गए। 3 बल आते ही अपन क्या लगा देंगे लामी प्रमेय लगा देंगे। तो डोरियों में तनाव ज्ञात करो, तो देखिए डोरियों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 15, क्षैतिज रेखा 15 मीटर की दूरी है दोनों डोरियों के बीच 15, जहां पे इनको बांध रखा है, तो ये बी पे बांध रखा है, ये बिंदु हो गए 15, ठीक है। नीचे ये लग रहा है इसमें 60 केजी का, ये 60 केजी हो गया, तो देखो ये 9 है ये 12 है, तो ये हो गया कितना 15, क्योंकि 9 12 15 क्या हो गए समकोण त्रिभुज के हो गए ना, ठीक है। तो ये 9 12 15 दिया हुआ है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के हैं, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है, दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री है, तो इस ये 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज में एसीबी में कितना हो गया ये 90। अब ये कोण देखो जो ये अपने पास में लगता है, तो ये अपने इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कोण कितना हो गया 90,
ये कोण कितना हो गया अल्फा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। ये पूरा 90 हो गया तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग पूरी सीधी लाइन है तो 180 होना चाहिए। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा है ही, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। भाई ये एंगल आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, इसमें अपने पास में कोस थीटा बराबर कितना हो गया 4/5 और साइन थीटा बराबर कितना हो गया 3/। भाई इस एंगल को अपने थीटा माना है, तो ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये आ गई। अब लांबी प्रमेय मैंने लगा दी। अब पहले 2 को लिया तो ये आ गया, दूसरे 2 को लिया तो ये आ गया, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू रख दी, ये उतरा। बस लांबी प्रमेय में आपको एंगल निकालने आने चाहिए। एंगल किससे निकलेंगे, ज्योमेट्री से। आप ऐसे लाइन खींच ली कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 180 डिग्री का है, तो ये ज्योमेट्री से ये आपको देखना आना चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है सीखने का, खुद को ही करना पड़ेगा। एक पिंड जिसका भार W है, चिकने नत समतल पर क्षैतिज दिशा में लगा हुआ P द्वारा रुका हुआ है, ठीक है। उस पिंड को समतल के समांतर Q द्वारा भी रोका जा सकता है। यानी एक बार तो P लगा के रोक रहे हैं, एक बार क्या लगा रहे हैं, समतल के समांतर Q, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लेते हैं P से, यानी P बल लगा के रोक, तो P तो अभी वाला सोल्व किया वो सेम टू सेम। भाई P वाली कंडीशन तो जो अभी सोल्व करिए लांबी प्रमेय लगाई थी पिछले क्वेश्चन में, वो सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि P इधर इसके क्षैतिज के समांतर लग रहा है, वही सेम एंगल निकाल के ये आ गया। दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, ये क्यू लगा रहा है किसके समांतर, भाई यहाँ पे मान लीजिए ये नत तल है, इस पे कोई ये समतल, तो इस पे ये समांतर क्या लगाया हुआ है, क्यू बल, तो ये बल क्यू लगाया हुआ है, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या हो गया 90, ये कितना हो गया W। अब ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना हो गया 90, ये कोण कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो आपको पता ही है ये कोण कितना हो गया, टोटल 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा अल्फा। तो फिर ये अपन तीनों एंगल निकाल के लांबी प्रमेय लगा देंगे। अब लांबी प्रमेय लगा दोगे तो ये आ गई दूसरी कंडीशन, वो आ गई पहली कंडीशन। अब पहली और दूसरी कंडीशन को जब एक साथ यूज करोगे तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 1/p² माइनस 1/q² बराबर 1/w²। ये आप याद भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट करवाए हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि हर एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लिया हुआ है। एक सम चतुर्भुजीय समपटल जिसका एक कोण कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। अपने केंद्र पर विकर्ण की दिशा में लगाए गए 2 बलों द्वारा संतुलन में है, यानी विकर्ण की दिशा में 2 बल लगाए गए हैं P और Q, इनके द्वारा क्या है समतल। देखो समचतुर्भुज होता है, उसके अपने पास में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ये कोण 120 है, तो ये क्या करते हैं, इस कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 हो गया, तो ये कोण कितना हो गया, टोटल 90 होता है तो ये 60 हो गया, फिर ये 90 है ही। फिर तीनों बलों में मैंने क्या लगा दिया लांबी प्रमेय। भाई संतुलन में है तो ये बाहर यहाँ पे जो बल है उनमें क्या लगेगा, नीचे की ओर W लगेगा। तीनों बल संतुलन में है, लांबी प्रमेय लगा दी। बस इसमें ये ध्यान रखना है समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं तथा इनके जो कोण होते हैं इसको समद्विभाजित करते हैं, बस ये ध्यान में रखना था और कुछ नहीं है। लांबी प्रमेय लगा दी, वहां से सोल्व कर लिया। P बराबर क्या आ गया Q√3, इसका स्क्वायर किया तो P² बराबर 3Q²। इजी क्वेश्चन एकदम। अब ये अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाए थे कि ये जब भी 3 क्वेश्चनों के रिजल्ट दिखाए थे कि त्रिभुज ABC में OA OB OC के अनुदिश लगे हुए बल संतुलन में होंगे। कोई भी त्रिभुज है ये ABC, इसमें OA OBC के अनुदिश ये बल लग रहे हैं वो संतुलन में होंगे, तो ये अंतः केंद्र से गुजरेगा, तो ये लंब केंद्र से गुजरेगा, तो ये आपको क्या करना है, याद करने हैं। फिर भी मैं इनके सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं। यदि मान लो अंतः केंद्र है तो वही लांबी प्रमेय, 3 बल संतुलन का मतलब लांबी प्रमेय। तो अंतः केंद्र है तो ये कोण देखो आपको पता ही है कि ये A है, तो ये कोण होता है 90 प्लस A/2। अंतः केंद्र के लिए ये कोण इतना होता है, आप देख सकते हो अंतः केंद्र में, ठीक है। तो ये अपने लांबी प्रमेय लगा दी, तो यहाँ से ये आ गया। ऐसे लंब केंद्र है तो लंब केंद्र मतलब ये कोण कितना हो गया, लंबवत हो गया, ठीक है। ये कोण कितना हो गया, लंबवत हो गया। तो ये जो ये कोण कितना हो गया 180 माइनस C, ये 180 माइनस B, और ये आपको पता ही है लंब केंद्र की प्रॉपर्टी है। भाई अंतः केंद्र में तो ये होता है, लंब केंद्र में ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है 180 माइनस 1, तो वो लगा दिया मैंने, यहाँ से याद है। 3 बल संतुलन का मतलब क्या है, लांबी प्रमेय लगानी है, एंगल के हिसाब से आप लगा लोगे। अंतः केंद्र है तो ये वाला एंगल होता है, ये याद भी नहीं रहे ना तो संतुलन वाला तो बहुत ईजी है, लांबी प्रमेय से लगाना है अपने को बस, ठीक है। भाई आपको पता ही है, ये तो याद वैसे भी आपको 9th 10th सिलेबस में है तो याद रखना ही है
ये अंतः केंद्र होता है तो ये वाला कोण कितना होता है 90 प्लस a/2। यदि लंब केंद्र है तो ये कोण होता है 180 माइनस a। यदि ये परिकेंद्र है तो ये कोण होता है sin 2a। ये कोण परिकेंद्र में तो आपको पता ही है कि परिधि पे बना हुआ कोण केंद्र पे बने हुए कोण, परिधि वाला कोण है वो उसका केंद्र वाला कोण क्या होता है दुगुना, तो ये 2a हो जाएगा। केंद्र वाला लगा दिया तो ये आ गया, कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है इसमें। फिर ये वो आपको बताया था कि 2 sin a cos a का फॉर्मूला लगा के आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये आ गया। ये आपको याद भी रखने हैं और इजीली हो भी जाएंगे। केंद्रक का मतलब ये कोण कितना होता है, तो देखो अपन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर, भाई इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ से अपने पास में जो ये कोणों का जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा OA अनुपात OB अनुपात OC। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये लगा दिया फॉर्मूला तो ये अनुपात आ गया इनका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, याद रखने अपने को ये। यदि एक कण 4 बल P2 P3 P ये एक दूसरे पे हैं और इनका कोण कितना है, ये रिजल्टेंट आपको बताया था कि x दिशा में निकाल लो और y दिशा में निकाल लो। तो x दिशा में कितना होता है रिजल्टेंट का r cos थीटा बराबर कितना होता है P1 cos थीटा अल्फा 1। तो ये 0 था, ये 60 था, ये 150 था, ये 300। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया तो ये मेरे पास आ गया। ऐसे ही y दिशा में भी sin थीटा वाला लगा लेंगे। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना था कि चौथा जो कोण दिया हुआ था, चौथा इसका अपने को एंगल नहीं दिया हुआ था, एंगल अपन निकाल सकते हैं। पहले कितना है 60, दूसरा कितना है 90 और तीसरा कितना है इससे 150। ठीक है, तो चौथा कितना होगा, चौथा कितना हो गया 300। ठीक है, उनका जो परिणामी पहले से कितना बड़ा कोण बना रहा है 120 डिग्री का। तो देखो परिणामी निकाल देते हैं अपन, परिणामी आ गया ये P। ठीक है, एंगल निकालना हो तो कितना होता है y/x, तो कोण कितना आ गया 120, ये सिद्ध करना था अपने। तो मैं आपको बताया था परिणामी निकालना हो तो वही r cos थीटा वाला बराबर f1 cos अल्फा 1 ऐसे चलता जाता है और r sin थीटा बराबर f1 sin अल्फा 1 ऐसे चलता जाता है। और tan थीटा कितना होता है y/x, भाई दोनों में भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा r से r कट जाएगा, sin थीटा बटा ये हो जाएगा tan थीटा, ये y/x। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करी थी वो यहाँ पे लिख दी। तो ये आपको बस इसमें क्या एंगल निकालना था, ये जो चौथे का एंगल दिया हुआ था, देखो क्या दिया हुआ था पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, चौथे ये एंगल दिए हुए थे। तो पहला और दूसरे बीच में 60 था, दूसरे बीच में 90 था, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 प्लस, भाई अपने को तो एक्स एक्स से लेना होता ना, तो ये हो गया 60 प्लस 90। ऐसे ही दूसरे में और मेरे 150 दिया हुआ है तो 60 90 प्लस 150 कितना हो गया 300। बस ये एंगल का ध्यान में रखना है आपको कि एंगल है वो किससे लेते हैं अपन, एक्स एक्स दिशा से एंगल लेते हैं। तो इनके बीच के दिए हुए थे तो इनको जोड़ जोड़ के अपन ने एक्स एक्स से निकाल ली। बाकी सेम फॉर्मूले लगाने हैं, लामी प्रमेय में भी एंगल निकालना आना चाहिए और इसमें भी एंगल। और ये संतुलन वालों में क्या होता है कि अपने को अंतः केंद्र में एंगल कौन सा होता है, परिकेंद्र में कौन सा होता है, ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो बहुत इजी ये अपने पास में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपको ध्यान में होने चाहिए और त्रिभुज की नॉर्मल प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला तो सिर्फ 4 फॉर्मूले है ओनली। अब ये भी सेम टू सेम अपने पास में क्वेश्चन है कि 5 बल है वो संतुलन में है, बलों के दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं, तो वही सेम टू सेम अपने पास में एक्स दिशा में अपन निकाल लेते हैं और वाई दिशा में निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है 5वें बल का परिमाण ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो वही सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, एक्स देखो एक बिंदु पर 4 क्रियाशील है एक दूसरे से बराबर, तो 5वें बल का परिमाण अपने को क्या करना है ज्ञात। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया एक्स दिशा में निकाल लिया इसके और वाई दिशा में इनके घटक, तो इनका परिणामी आ गया कितना, इनका परिणामी बल आ गया 5। ठीक है, वही परिणामी बल OX है वो थीटा कोण बनाता है, तब अपने पास में ये आ गया √3। तो 5वें बल का परिणाम होना चाहिए वो 5 की ग्रह होना चाहिए और दूसरे बलों के विपरीत दिशा में होना चाहिए। ये कह रहा है 5वां बल अपने को ऐसा निकालना है जिससे ये परिणाम कैसा रहे, संतुलन में रहे। तो संतुलन में रहे तो अपन इनका परिणामी है वो 5 है और उनके परिणामी के बराबर ही अगर दूसरा बल लगा देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे और उसके विपरीत दिशा में उसको लगाना पड़ेगा। तो ये आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये भी एक समतल में अपने पास में क्या है 3 बल है जिसमें तीनों बराबर है P के समान। ठीक है, प्रत्येक के साथ कोण कितना है 60 डिग्री। मध्य का जो बल है वो शेष 2 बलों में से प्रत्येक के साथ क्या बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मध्य बल के विपरीत दिशा में उसी बिंदु पर Q बल लगा देने से सभी बल संतुलन में हो जाते हैं, तो अपने को कौन सा निकालना है, Q निकालना है। तो वही x दिशा में निकाल लीजिए, y दिशा में निकाल लीजिए। तो देखो प्रत्येक किससे कोण बना रहा है, जैसे P है वो है इस P से भी 60 का बनाएगा और इससे भी किसका बनाएगा 60 का। ऐसे ये वाला जो P है वो इससे भी कितना बनाएगा कोण 60 का और इससे भी कितना बनाएगा
60 का। ठीक है, तो ऐसे इनके अपन क्या कर लिए, टोटल एंगल निकाल लिए, ये वाला 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया 120 हो गया। क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो ये अपने पास में इससे पी से कैसा लगेगा, 180 डिग्री पे लगेगा। ये आ गया। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन कर ली, एक्स और वाई दिशा में संतुलन में है, इसका मतलब एक्स दिशा वाला भी जीरो होना चाहिए और वाई दिशा वाला भी जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो होने चाहिए, दोनों दोनों जीरो होने चाहिए, इसका मतलब 2p बराबर क्या होना चाहिए, q के बराबर होना चाहिए। बस अपने को इसमें क्या निकालने होते हैं, ये एंगल निकालने होते हैं बस। और ये क्वेश्चन में जो भी अपने को डेफिनेशन जो भी दिया हुआ है कि कौन कौन से हैं, ये ज्योमेट्रिकली यूज करके अपन इनको निकाल सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यदि तीन बल है तो लामी पर में लगानी है, 2 बल है तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, और ज्यादा बल है तो ये फॉर्मूला है एक्स और वाई दिशा में, और इनमें फिर एंगल लिखो और कैलकुलेशन कर लो। ये 3 फॉर्मूले बार बार यूज कर रहे हैं, और पूरी चैप्टर में सिर्फ इन फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, त्रिभुज के भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है वो क्या है, डी और ई है, इनको मिला देते हैं, और ये बल कितने हो गए, बी और डी सी हो गए। ठीक है, अब इनका परिणामी, तो इनका परिणामी हो गया, अपने को क्या निकालना है, बी प्लस सी डी। ठीक है, डी सी वेक्टर निकालना है, तो वो किसके कितने के बराबर आएगा, 3/2 बी सी के बराबर आएगा। तो देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज में आपको पता है, त्रिभुज में अपन बल है, एक सदिश राशि है, बल कैसी है, सदिश राशि है। तो त्रिभुज योग नियम लगा देते हैं कि बी, त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं अपने पास में कोई भी सदिश राशि दर्शा रही है पी और क्यू को एक ही दिशा में, तो जो तीसरी भुजा है वो विपरीत दिशा में क्या दर्शाती है, इनके रिजल्टेंट को दिखाती है। तो बी ई वेक्टर है, तो इसका मतलब बी वेक्टर, देखो बी ये त्रिभुज है अपने पास में, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर के परिणामी के बराबर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए, यानी इस त्रिभुज में लगा रहे हो आप ये वाले में, तो ये देखो ये बी ए प्लस ए, तो ये बी ई ए इसकी विपरीत दिशा में क्या दिखाएगा, इन दोनों के परिणामी को योग को दिखाएगा। अब ये मध्य बिंदु है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AC/2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही DC आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, और ये भुजाएं बराबर थी तो इनकी कैलकुलेशन कर लो। भाई भुजा बराबर थी तो ये कि अपने पास में BC कितना हो गया, AB/2 हो गया, तो AB/2 हो गया, BC हो, ये अपने पास में आ गए। अब ये BA प्लस AC, ये त्रिभुज में योग नियम लगा दीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये BA का मतलब हो गया इस दिशा में, AC का मतलब हो गया इस दिशा में, तो BC है वो इनकी विपरीत दिशा में किसको दिखाएगा, योग को। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, BC वेक्टर के बराबर होगा। यानी त्रिभुज योग नियम लगाया कुछ नहीं है, बस 2 त्रिभुज लेते जाओ भाई, इसमें ये त्रिभुज बन गए अपने पास में, एक बार मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, एक बार मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, और फिर एक बार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, तो इनमें योग नियम लिख के और इनकी कैलकुलेशन कर ली, तो इनका परिणामी आ गया। 2 समद्विज समांतर बल P और Q एक पिंड के बिंदुओं A और B पर क्रमानुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, लगा देते हैं। यदि P और Q को आपस में बदल दिया जाता है तो उनका परिणामी का क्रिया बिंदु AB की दिशा है वो D दूरी हट जाएगा, जहां पे D किसके बराबर होता है, इसके। तो ये याद भी रखना आपको। अब देखो क्या कह रहा है, पहले तो क्रिया बिंदु है C पे क्रियाशील है, कौन कौन से बिंदु, A पे P है और B पे Q है। फिर क्या कर रहा है, ये P और Q को पलट दिया जाता है, यानी P पे Q लगा दो, Q पे P, तो इनका क्रिया रेखा कौन सी हो जाती है, C डैश, और C और C डैश के बीच में दूरी कितनी है, D, तो ये D किसके बराबर है, P माइनस क्यू बटा P प्लस क्यू इंटू AB के बराबर। ये अपने कर, सबसे पहले अपन पहली कंडीशन ले लेते हैं, जब क्रिया बिंदु अपने पास में क्या है, C है, तो ये बल P है, ये बल Q है, ये अपने पास में C पे इसका परिणामी लग रहा है, ये मान लेते हैं अपन x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, PQ माइनस एक्स, भाई इसमें AB दे रखा है, AB भाई पूरी, ये x है तो ये AB माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में P इंटू AC, तो P इंटू एक्स, Q इंटू BC, यानी AB माइनस एक्स लगा दिए, तो ये आ गया अपने पास में x। अब दूसरी हो जाती है जब C डैश है, तो C डैश है तो अपने पास में ये कितना हो गया Q, ये अपने पास में हो गया P, और ये कितना हो गया C डैश। तो देखिए ये C डैश है और C डैश के बीच में दूरी है D, और ये पहले वाली दूरी थी x, तो अपने पास में पूरी ये Q C डैश कितनी हो जाएगी, x प्लस D, और ये पूरी कितनी हो जाएगी C डैश P, ये कितनी हो जाएगी AB माइनस एक्स माइनस D, ये बता दो। तो वो अपन ने वापस कंडीशन लगा दी दूसरी, तो यहाँ से x प्लस डी, ये आ गया, D बराबर कितना होता है, x प्लस डी माइनस एक्स, तो यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये आ गया। बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, बस आपको ये फॉर्मूले समझने हैं कि किस तरीके से अप्लाई करने हैं।
याद भी रखना आपको क्वेश्चन। एक आदमी एक गठरी को अपने कंधों पर रखकर ले जाता है, एक डंडे को अपने सिर पर लटकाए हुए है, कंधे पे लटकाया हुआ है। यदि उसके हाथ और कंधों के बीच की दूरी बदल दी जाए तो उसके कंधों पर पड़ने वाला दबाव, देखो डंडे की लंबाई तो हमेशा एल ही रहनी है, तो ये आदमी का कंधा है, मान लो ये आदमी जा रहा है यहाँ पे, ये कंधे पे रख रखा है, तो उस कंधे का अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, आर। ये उस पे उसने कोई भार लटका रखा है पी, और यहाँ पे इसने अपने हाथ से जोर लगा रहा है, ये पी बल लगा रहा है, तो ये दूरी कितनी हो गई एक्स, और ये कितनी हो गई एल माइनस एक्स। तो ये अपने पास में आर क्रिया रेखा है सी, तो ये अपने पास में पी इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स की। ठीक है, परिणामी कितना होगा, समान दिशा में है और ये आर, संतुलन की स्थिति में होंगे, नहीं तो गिर जाएगी ना भाई ये गठरी। तो ये आर है, ये तो इस दिशा में लग रहा है और ये इधर लग रहे हैं, तो ये दोनों के आर किसके बराबर होना चाहिए, पी और डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए, तो आर बराबर पी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अब अपने पास में क्यू की पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर माइनस डब्ल्यू, तो आर कितना आ गया, डब्ल्यू एल अपॉन एक्स, यानी आर है वो किसके है, 1 अपॉन एक्स के क्या है, समानुपाती है। तो जैसे ही अपन कंधे के बीच के दबाव को क्या करेंगे, बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी बढ़ेगी जैसे जैसे वैसे वैसे दबाव कम होगा। बस कुछ नहीं किया इसमें, यही समदिश वाला फॉर्मूला क्रिया रेखा वाला लगा दिया, आर किसके बराबर है, पी प्लस डब्ल्यू के, तो ये यहाँ पे रख दिया, सोल्व कर लिया। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब लास्ट क्वेश्चन वही सेम कि तीन समांतर त्रिभुज है कोई भी, ठीक है, उनके शीर्षों पर क्रियाशील है पी क्यू आर, तो उनका परिणामी, तो ये आपको बताए थे ये इसके बराबर होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो वो आप देख लो। भाई पी क्यू आर लगे हुए हैं तो वही अभी दो दो की कंडीशन लगाएंगे, क्यू इंटू बी डी, आर इंटू डी सी, तो दो कंडीशन से एक बार तो अनुपात आ गया, ये संतुलन वाली कंडीशन। ठीक है, दूसरी बार लगाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे तो ये आ जाएंगे पी बराबर क्यू बराबर आर। ऐसे ही अंतर केंद्र में लगाएंगे, एक बार कंडीशन लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, तीन बार लगाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ऐसे लंब केंद्र में ऐसे ही परिणामी परिकेंद्र से गुजरता है तो, और ऐसे ही, तो ये आपको याद ही रखने हैं। और यदि भुजाओं के अनुदिश रखता है तो ये वाले होते हैं, ये भी आपको याद रखने। ठीक है, ये आप एक चीज देख भी सकते हो कि यदि परिणामी परिकेंद्र है तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना हो गया, लेमडा। ठीक है, अब इस त्रिभुज ओ डी सी में ये कितना हो गया, ओ डी बराबर हो गया लेमडा कोस ए, ऐसे ही ओ ई बराबर कितना हो गया, लेमडा कोस बी, और ओ एफ बराबर कितना हो गया, लेमडा ओ सी। ठीक है, परिणामी बल है वो ओ से गुजरता है, तो इसका जो बीजीय आघूर्ण है वो कितना होगा, जीरो, तो पी इंटू ओ डी प्लस क्यू इंटू ये हो जाएगा जीरो, ये वैल्यू रख दी, यहाँ से अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद करने हैं बस। और इनमें जो एक लामी प्रमेय से हो रहा था कि लामी प्रमेय वाला जो संतुलन में होता है ना, ओ ए ओ बी ओ सी, तो वो लामी प्रमेय वाला आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप एंगल जानते हो, तो लामी प्रमेय तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोनों एग्जाम्पल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।